नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ स्नेहा गुस्से और दर्द से भर जाती है और महल जैसी जो घर था उसकी दीवारें दरारों से भर जाती है। वो घर टूटने की कगार पे आ जाता है। ईशा इन जहाँ सभी लोग स्नेहा को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। उसकी तभी स्नेहा कहती है वीरेंद्र से कि मेरी माँ कहाँ है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। जिस पर वीरेंद्र कहता है वो मेरी लैब में है। वो कहती है मुझे अभी इसी वक्त मेरी माँ से मिलना है। अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं आपको जान से मार दूँगी या फिर मैं खुद को मार दूँगी। आपको रिसर्च करना है ना, तो मेरे मरने के बाद रिसर्च कर लीजिएगा। तभी वो एक नाइफ लेती है अपने हाथ में और उस नाइफ को लेकर वो अपने गर्दन पर रख देती है। वीरेंद्र कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर वो वीरेंद्र स्नेहा को लेकर के जा रहा होता है अपनी लैब में, जहाँ वो गाड़ी में पहले सामने बैठता है और ड्राइव करता है। जहाँ वो स्नेहा को पहले तो सामने बैठने को कहता है, जहाँ स्नेहा कहती है मुझे पता है अगर मैं सामने बैठी तो आप कोई ना कोई बहाना से मुझसे चाकू छीन ही लेंगे, इसलिए मैं पीछे बैठूँगी। और वो पीछे बैठकर चाकू को अपने हाथ में ले कर रखती है और वीरेंद्र को कार चलाने को बोलती है। वो गाड़ी चलाने लगता है और उसे अपने लैब ले जाता है। लैब के दौरान रास्ते भर में वो स्नेहा को बहुत कुछ कहता है। जैसे वो कहता है पहले तो कि देखो तुम्हें ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारी माँ मर चुकी है। जिसमें स्नेहा कहती है मुझे पता है कि मेरी माँ मर चुकी है, मुझे ये भी पता है कि मेरी माँ की मौत के बाद भी आपने मेरी माँ की डेड बॉडी को अपने पास रखा है और मुझे यही जानना है कि मेरी माँ दिखती कैसी है। मैंने आपकी यादों में देखा है, पापा की यादों में देखा है। मुझे देखना है मेरी माँ को और मुझे देखना है उनकी यादों को। तुम पागल हो, मुर्दों की यादें नहीं होती है पर इंसानों की तो यादें होती हैं ना, और मुझे मेरी माँ की यादें देखनी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये मैं तय करूँगी। ये सुनने के बाद वीरेंद्र समझ जाता है कि ये अच्छा मौका है उसकी ताकत को जांचने का, और वो स्नेहा की ताकत को जांचने के लिए स्नेहा को लेकर जाता है। स्नेहा और वीरेंद्र के कार के पीछे पीछे उसके पिता और उसकी माँ भी जा रही होती है कार में, और वो उसके लैब तक पहुँचते हैं उसके आगे पीछे पीछे। जहाँ वीरेंद्र और स्नेहा आगे जाते हैं, वीरेंद्र स्नेहा को उसकी माँ के पास लेकर जाता है, जहाँ उसकी माँ एक मॉर्चरी जैसी जगह पे बर्फ़ की सिल्ली पे सोई हुई होती है। उसकी मौत के बाद वीरेंद्र उसे ऐसी जगह पे रखता है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जा सके, और उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा अपनी माँ के चेहरे को देख कहने लगती है माँ बहुत सुंदर हो, और वो वीरेंद्र को पहले कहती है आप कमरे से बाहर जाओ, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। वीरेंद्र भी बाहर निकल जाता है और कांच से देखने लगता है कि स्नेहा कैसे अपनी माँ के माइंड को रीड करती है। वो अपनी माँ को देखते हुए उससे गले लगाकर रोने लगती है स्नेहा, और फिर वो अपनी माँ की आंखों को खोलती है और कहती है देखिए माँ, मैं आपकी बेटी जिसे आपने जन्म दिया, मैं हूँ स्नेहा। आप मुझे पहचान रही हो ना। वो फिर अपनी माँ के मेमोरीज़ को देखने लगती है। लास्ट मेमोरीज़ जो होती है वो सब स्नेहा को दिख रही होती है। स्नेहा देखती है और वो देखकर हैरान हो जाती है, और उसके बाद वो अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है माँ आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आपको कभी किसी ने प्यार नहीं किया, पर मुझे प्यार करने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे। मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी माँ।
शुक्रिया आपने मुझे ये ज़िंदगी दी उसके लिए। माँ, मैं किसी दिन आपको यहाँ से ले जाऊँगी, मैं आपको मुक्ति दिलाऊँगी, पर अभी तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती माँ। मेरा इंतज़ार करेंगी ना माँ? मैं बहुत जल्द आऊँगी आपके पास। ये कहकर स्नेहा दरवाज़ा खोलती है और फिर जाने लगती है। स्नेहा जब जा ही रही होती है तब वीरेंद्र कहता है, तुमने अपनी माँ की मेमोरीज़ देखी? अगर मैंने देखी भी है तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जान गए तो आप पूरी ज़िंदगी पछतावे से भर जाएंगे और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी माँ के साथ। ये कहकर स्नेहा जाने लगती है। वीरेंद्र कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। स्नेहा कहती है, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मुझे जाने दीजिए। स्नेहा के हाथ में नाइफ उस वक्त नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को देखकर ही रोने लगती है और नाइफ अंदर ही रह जाती है। लेकिन फिर स्नेहा कहती है, आपको पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। वीरेंद्र फिर भी स्नेहा के करीब जाने की कोशिश करता है। उधर उसके पिता भी आ जाते हैं और वो भी कहते हैं, स्नेहा मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ मैंने गलत था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था तुम्हारी माँ की मौत के बाद। वो उन दोनों की आंखें पड़ रही होती है और कहती है, आपको बस ये जानना है कि मेरी माँ की मेमोरी में क्या था और आपको मुझ पे एक्सपेरिमेंट करना है ना? है ना? बताइए, बताइए ना। आप मेरे पिता हैं, लेकिन आप मुझे बस यूज़ करना चाहते हैं। दादी मैंने क्या गलती की थी जो मुझे ऐसी ज़िंदगी मिली? क्या मैं मेरी माँ के साथ मर जाती तो अच्छा होता क्या? स्नेहा, तुम ऐसी बातें मत करो बेटा। वो ऐसी बातें कर रही होती है और वहाँ पे एक खिड़की होती है। स्नेहा कहती है, आपको मेमोरी जाननी है? आपको पता है, मेरी माँ को लगा कि आप उनसे प्यार करते हैं, और जब आप मेरी माँ की डिलीवरी के टाइम पे मेरी माँ का ख्याल रख रहे थे ना, मेरी माँ को लगा कि आप उनके साथ रहेंगे लाइफ लॉन्ग। इसलिए मेरी माँ ने तय किया कि जब मेरा जन्म हो जाएगा, अगर आप उन्हें और मुझे अपनाने के लिए तैयार होंगे तो वो आपके साथ शादी करेंगी। और आपने उन्हें कभी प्यार नहीं किया, बस एक सब्स्टिट्यूट बना कर रखा। आपको छोड़ने का फ़ैसला किया था मेरी माँ ने मेरे जन्म होते ही, और आपको प्यार देने का, लेकिन आप दोनों ने ही मेरी माँ को मार दिया। और दादी, आपने उन्हें बचा भी नहीं पाई और आप मुझे भी नहीं बचा सकती, क्योंकि आप जिन दो लोगों को जानती हैं, ये दोनों ही आपके बहू को मारना चाहते थे, या यूँ कहूँ कि मार दिया, और अब आपकी पोती को भी ये मार देंगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो बस तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ जो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं बस किसी आदमी के एक्सपेरिमेंटल पीस हूँ और कुछ नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे ठीक करें। मैं बीमार नहीं हूँ। हाँ, मैं जैसी हूँ वैसे आप मुझे अपना क्यों नहीं सकते? क्या मुझे अपनाना इतना मुश्किल है आपके लिए? क्या मैं इतनी बेकार हूँ कि आप मुझे अपना नहीं सकते? आपको डर लगता है ना मुझसे, कि कहीं मैं आपकी यादों के साथ छेड़छाड़ ना कर दूँ, है ना? वो उन तीनों के सर पे
अपनी दादी को छोड़कर स्नेहा उन दोनों की मेमोरीज़ के साथ खेलने लगती है और उनके सर में दर्द होने लगता है। और स्नेहा मौका पाते ही बाहर निकल जाती है और उसकी दादी भी उसके पीछे जाती है। वो अपनी दादी के पैर छूती है और कहती है, दादी अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। दादी कहती है, ठीक है तू चली जा, अपना बस ख्याल रखना, जहाँ भी रहना अच्छे से रहना और खुश रहना। ठीक है दादी। दादी दादा का ख्याल रखिएगा। अगर मैं कभी बड़ी होकर आई तो आपसे मिलने आऊँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो दोनों भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तभी स्नेहा भाग जाती है। स्नेहा भागते भागते थक जाती है। वो दोनों भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं और वो दोनों ही स्नेहा को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन स्नेहा उन्हें चकमा देकर भाग जाती है। उसी दौरान स्नेहा का पैर फिसल जाता है और वो एक नदी में गिर जाती है। और जब वो नदी में गिरती है तो उसे चूँकि तैरना नहीं आता है, इसलिए स्नेहा डूबने लगती है। और स्नेहा को डूबता हुआ देख कुछ मछुआरे आ जाते हैं और वो उसे लेकर के चले जाते हैं। स्नेहा जब होश में आती है, क्योंकि वो पहले ही डर चुकी थी और डरी सहमी स्नेहा पानी में डूब रही थी, तो काफ़ी पैनिक होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है, वो लोग होश में आते हैं, तो वो पूछती है, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? वो सब कहते हैं, तुम यहाँ बह कर आई हो। बह कर आई हूँ? कहाँ से बह कर आई हूँ? स्नेहा जो कि घर से बाहर कभी नहीं निकली थी, तो उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है, कहाँ उसका घर है, कुछ नहीं पता था। स्नेहा को जो कि कुछ भी नहीं पता, इसलिए स्नेहा कंफ्यूज थी। पर वो ये भी बात जानती थी कि वो घर अब जा नहीं सकती, इसलिए वो कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे आप बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है? जिस पर वो कहते हैं, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरा तो कोई नहीं है, मुझे पता नहीं, मैं तो भाग रही थी। कहाँ, किससे भाग रही थी बच्चा? तुम तो इतनी छोटी सी हो, कितनी साल की हो? सभी लोग उससे प्यार से बात करने लगते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं, उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ याद है या नहीं। लेकिन स्नेहा के पास कोई जवाब ठीक से नहीं रहता है। वो कहती है, मैं 10 साल की हूँ, मेरे घर का मुझे पता नहीं, मैं बस एक सड़क से भाग रही थी, मुझे इतना याद है। और फिर मेरा पैर फिसल गया, मैं खेतों में आ गई थी और मेरा अचानक से पैर फिसला तो मैं नदी में गिर गई। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता मैं फिर कैसे यहाँ आ गई। मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मुझे ठीक से कुछ याद है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्नेहा रोने लगती है, वो सभी उस पर तरस खाने लगते हैं। स्नेहा ये सब देख रही होती है, उन सब की याद दिमाग में। और फिर उनमें से एक जो उस सब का मुखिया रहता है, वो कहता है, ठीक है बच्ची, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो हम हैं तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो कहती है, मैं आपके साथ जा सकती हूँ? हाँ, मेरे साथ चल सकती हो। आपका शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ अच्छे से रह सकूँ। जिस पर स्नेहा की ऐसी बातें सुन वो कहने लगते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, वहाँ सब लोग आपको मुखिया कह रहे थे। हाँ, मैं मुखिया हूँ, पर मेरा नाम जानती हो? नहीं, यहाँ पे तो किसी ने आपका नाम नहीं लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो ठीक से कुछ भी याद नहीं, तो मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो मैं बताऊँ? बताइए। मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ इंद्रानी।
इंद्रानी, अच्छा नाम है। तो आज से तो मेरी बेटी हुई इंद्रानी। और मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है मुत्थू। मुत्थू, ये कैसा नाम है? क्या है ना, पुराने टाइम पे पुराने माँ बाप जो थे वो ऐसा ही नाम रखते थे। बहुत फ़नी नाम है। अच्छा, तो तुम्हें ये फ़नी नाम लगता है? तो क्या इसलिए सभी लोग आपको लीडर कहते हैं? मतलब मतलब इसलिए तो सब आपको नाम नहीं बुलाते हैं शायद, क्योंकि आपका नाम बहुत मजाकिया है। अच्छा, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरा नाम मजाकिया है इसलिए। यहाँ पे सबका नाम ऐसा ही कुछ है। मेरा नाम मुत्थू है तो किसी का नाम उथू है। क्या उथू? ये कैसा नाम है? मुझे तो हंसी आ गई। तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी हो। वो शर्मा जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम शर्मा रही हो? इंद्रानी, क्या तुम सच में मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? मेरा एक बेटा है। अच्छा, हाँ, मेरा एक बेटा है और मेरी कोई बेटी नहीं थी, तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे घर पधारी हो। जिस पर स्नेहा कहती है कि शुक्रिया मुझे घर देने के लिए। जब वो घर पहुंचती है तो घर में उसकी पत्नी को पहले ही खबर मिल चुकी होती है। वो आरती की थाल लेकर आती है और स्नेहा की आरती उतारती है। स्नेहा रो पड़ती है। आरती की थाल देखकर पहले तो वो डरती है, फिर उसके पिता यानी मुत्थू उससे कहते हैं, डरो मत, पहली बार देखा क्या? स्नेहा कहती है, ये आग है ना? हाँ। इससे तो चोट लगती है ना? हाँ। तो आप इसे हाथ में क्यों लेकर आई हैं? मैं हाथ में नहीं लेकर आई हूँ, थाली में लेकर आई हूँ। और मैं इससे दूर हूँ और मैं इससे तुम्हारी आरती करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से कहते हैं कि मतलब आरती हम किसकी करते हैं? भगवान की। तो मेहमान भी भगवान समान होता है और जब हमारे घर कोई आए तो हमें उसकी आरती करनी चाहिए। तो क्या मैं मेहमान हूँ? नहीं, लेकिन तुम हमारे लिए भगवान स्वरूप हो, देवी स्वरूप हो। हमारे घर में कोई बच्ची नहीं थी, तुम हमारे घर आई हो, लक्ष्मी बनकर आई हो, इसलिए हम तुम्हारी आरती करना चाहते हैं। क्या मैं भगवान हूँ? नहीं, पर तुम उनका अंश हो। ये अंश क्या होता है? अंश अंश मतलब हिस्सा। जैसे हम दोनों का बेटा है, ये हमारा अंश है, वैसे ही तुम उस ईश्वर की बच्ची हो जो हमें मिली है। हम तुम्हारी देखरेख करेंगे अच्छे से। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, शुक्रिया मुझे अपने घर आने देने के लिए। ये बहुत प्यारी है। हाँ, आरती कर जब वो घर आती है तो मुत्थू की पत्नी मुत्थू से ये कहती है, सच में कहाँ से मिल गई ये आपको? नदी में डूब रही थी। मैंने भी सुना कि कोई बच्ची को लेकर आप आ रहे हैं। इसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? नहीं, इसे तो कुछ भी याद नहीं। इसे तो अपना नाम भी नहीं पता। पता नहीं कहाँ से बहते हुए आई है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ले आऊँ। और तुम भी तो कब से कह रही थी कि एक बेटी होती तो अच्छा होता, और हमने तो बहुत कोशिश की, हमारी कोई बच्ची और हो नहीं रही है, तो सोचा कि इसे रख लूँ।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है